नमस्कार दोस्तों, आरपीसीएस फ्रेंड पे आप सभी का स्वागत है। और आज का दिन थोड़ा सा डिफरेंट है, आप सभी को पता ही है ये चीज़ें, क्योंकि नया साल की शुरुआत हो चुकी है और आज है नई साल और 21 की जगह 22 लगना स्टार्टअप हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए और आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपने डिसाइड किए हैं, वो ड्रीम्स कंप्लीट हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप उतना ही हार्डवर्क करें। तो बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए और आप सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। और हमने स्टार्ट कर रखा है एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जैसे हमने शुरुआत की थी, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हम पढ़ रहे थे और एलिमेंट्री कैनाल में हम माउथ पढ़ चुके हैं और बकल कैविटी, जिसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं, ये हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि इसमें हमने एक तो पैलेट है जो हमने पढ़ लिया और इसके बाद में टंग था जो हमने पढ़ लिया और अब हम पढ़ रहे हैं टीथ। हाँ बच्चों, एक बात और, क्योंकि अब भी जैसे कल का ट्वीट था, अशोक गहलोत ने डाल रखा था, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने ये डाल रखा था कि मई में रीट की नई पदों पर भर्ती होगी 20,000 के ऊपर। तो बच्चों के माइंड में एक द्वंद्व की स्थिति पैदा हो चुकी है कि मुझे रीड करना चाहिए, सेकंड ग्रेड करना चाहिए या फर्स्ट ग्रेड करना चाहिए, क्योंकि तीनों ही वैकेंसी आने वाली है। तो मेरा सजेशन बच्चों आपको ये रहेगा, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है ना, आप उसके अकॉर्डिंग चूज कर लें कि मुझे यही इसी की तैयारी करनी है। क्योंकि हमारी जो टारगेट है वो एकदम सटीक होना चाहिए, तभी जाकर के हम उस टारगेट को अचीव कर पाते हैं। हमारे माइंड में ये रहेगा मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और इस ये भी कर लूँ के चक्कर में वो ये भी नहीं हो पाता। तो मेरा तो आपको यही रहेगा, अगर आपकी कैपेसिटी है फर्स्ट ग्रेड करने की तो आप वो करिए, अगर आपकी कैपेसिटी सेकंड ग्रेड करने की तो आप वो करिए, और आपकी कैपेसिटी रीड करने की तो आप वो करिए। बस चूज आप अपना टारगेट अपने हिसाब से करिए। आपको लगता है कि मैं हाँ आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, तो उसको चूज कर लें और उसके बाद में लग जाएं। क्योंकि दो घोड़े पर अगर हम सवार होंगे, यहाँ तो 3-3 घोड़े हैं, तो उसमें से आपको एक घोड़े को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम रेस जीत सकते हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं हम टीथ के बारे में हम कुछ चीज़ें देख ली थी हमने। टीथ कितने प्रकार के होते हैं, टीथ हीटेरोडोंट होते हैं, टीथ के डेंटल फॉर्मूला हमने देख लिया था। और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि एक्टो और मीजोडर्म, टीथ का जो ओरिजिन होता है वो एक्टो और मीजोडर्म से होता है, क्योंकि अधिकांश पार्ट मीजोरम से बनता है, कुछ शेष पार्ट होता है जो एक्टोडर्म से बनता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टीथ का जो ओरिजिन होता है वो एक्टो मीजोडर्मल होता है। टीथ के भाग, टीथ का एक तो क्राउन होता है जो शिखर पार्ट होता है, और ये नेक, ग्रीवा पार्ट और रूट, ये रूट पार्ट। इस तरीके से क्राउन, नेक और रूट में हमारा टीथ क्या होता है, डिवाइड होता है। शिखर के बारे में बात करेंगे, क्राउन के बारे, ये मसूड़ों के बाहर स्थित होता है। जो हमारे मसूड़ों से जो बाहर वाला निकला हुआ पार्ट होता है जिसको हम क्राउन बोलते हैं, ये क्या करता है कि मसूड़ों के बाहर स्थित होता है। पार्ट फाउंड आउटसाइड ऑफ गम्स, ये गम्स। तो मसूड़ों के बाहर स्थित भाग है जिसको हम क्राउन कहते हैं। और ये रही ग्रीवा। ग्रीवा क्या होता है कि ये मसूड़ों के अंदर स्थित होता है, जिसको हम ग्रीवा बोलते हैं, पार्ट फाउंड इन गम्स। और रूट जबड़ों में धसा हुआ भाग होता है, वो क्या होता है, रूट होता है। तो हमने देख लिया, इसका एक क्राउन होता है, नेक होता है, रूट, ये टीथ के क्या होते हैं, भाग होते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं इनेमल के बारे में हम पढ़ेंगे। इनेमल के बारे में, ये जो इनेमल है ये क्राउन को क्या रहता है, क्राउन को ढके हुए रहता है। कौन, इनेमल दांत का सफ़ेद हिस्सा है, जो हमारे दांत का जो सफ़ेद पार्ट होता है वो ही क्या है, इनेमल है। और इनेमल का जो ओरिजिन होता है एक्टोडर्म होता है, याद रखना है, इनेमल का जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, एक्टोडर्म होता है। इनेमल को शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी का सबसे जो कठोर पार्ट होता है वो क्या होता है, इनेमल होता है। याद रखना है आपको। इनेमल है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फोरेट से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फोरेट से इसका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, किसका, इनेमल का। और इनेमल का जो सिक्रेशन है वो स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिनके द्वारा होता है, उनका नाम है
एमिलोब्लास्ट। क्या नाम है? एमिलोब्लास्ट सेल्स हैं जिसके द्वारा इनेमल का सिक्रेशन होता है। इनेमल के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए फ्लोरीन उपयुक्त मात्रा में होना चाहिए। अगर इनेमल का जो प्रॉपर डेवलपमेंट हो, इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी कि जो फ्लोरीन है उसकी क्या होनी चाहिए? उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। फ्लोरीन की गड़बड़ी से दांतों के इनेमल को खराब कर देती है। अगर फ्लोरीन की मात्रा में आगे पीछे हो जाती है तो वो हमारे जो इनेमल है उसको ख़राब कर देती है। कई तरीके के इलाकों में इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। हाँ, तो ये था इनेमल के बारे में। और आगे हम पढ़ते हैं डेंटिन। अभी डेंटिन क्या है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। डेंटिन क्या है? डेंटिन दांतों की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। डेंटिन का सिक्रेशन जब तक होता है तब तक ही ग्रोथ होती है, क्योंकि डेंटिन का सिक्रेशन होता रहेगा तो दांत की ग्रोथ क्या होगी? होती रहेगी। और जैसे ही डेंटिन का सिक्रेशन बंद हो जाएगा तो दांतों की वृद्धि भी क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है डेंटिन का सिक्रेशन होना, और ये हमारी दांतों की ग्रोथ को प्रेजेंट करते हैं। डेंटिन का सिक्रेशन है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है। और एक चीज़ मैंने अभी आपको जो बताई थी वो ये बताई थी, इनेमल का जो स्रावन होता है वो किसके द्वारा होता है? एमिलोब्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है। तो ये याद रखना है आपको। यहाँ पर एमिलोब्लास्ट है जो इनेमिल के सिक्रेशन के द्वारा एनिमिल का सिक्रेशन करती है, और ये जो डेंटिन है ये ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा इनका सिक्रेशन होता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। हाँ, आ गई। डेंटिन का सिक्रेशन ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है। हाँ, ये हमने देख लिया। अब आ गई पल्प कैविटी। क्या आ गई? पल्प कैविटी। ये दांतों की गुहा है जो दांतों को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। कौन? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी है जो दांतों को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। इस गुहा को घेरे हुए ओडोंटोब्लास्ट कोशिकाओं से निर्मित ओडोंटोब्लास्ट लेयर पाई जाती है। मान लीजिए कि जो पल्प कैविटी है उसके चारों तरफ ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, और ये ओडोंटोब्लास्ट सेल मिलकर के ओडोंटोब्लास्ट लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, ओके। इस गुहा के आधार भाग पर एक एपिकल पोर पाया जाता है। कौन सा पोर पाया जाता है? एपिकल पोर। कौन सी गुहा? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के आधार भाग पर एक एपिकल पोर पाया जाता है। ये इस एपिकल पोर से नर्वस और ब्लड वेसल्स यानी तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाएं पल्प कैविटी में एंटर करती हैं। और पल्प कैविटी का क्या काम है? दांतों को न्यूट्रिशन देने का काम है वो पल्प कैविटी का है। ठीक है, आगे हम डायग्राम के थ्रू इसे समझ लेंगे तो एकदम से हमारे दिमाग में इमेज है वो क्लियर हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं फिर डायग्राम को। अब तक ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। ठीक है, अब तक हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो जैसे ये शिखर था जिसे हम क्राउन बोल रहे थे, शिखर। और ये हो गई ग्रीवा, नेक। और ये वाला जो पार्ट है ये वाला है रूट। ठीक है, ओके। अब हमने जो पढ़ा वो ये था कि भाई जो पल्प कैविटी है उसके अंदर से, यानी जो पल्प कैविटी के आधार भाग पर एक पोर पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? एपिकल पोर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? एपिकल पोर कहते हैं। और इस एपिकल पोर से ये जो है तंत्रिकाएं और ब्लड वेसल्स, ये देखो इस तरीके से ये क्या करती हैं? एंटर करती हैं इधर से। ठीक है, अब ये पल्प और ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ये है पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी के बारे में मैंने बताया था कि पल्प कैविटी है ये न्यूट्रिशन का काम करती है, दांतों के लिए न्यूट्रिशन का काम करती है। न्यूट्रिशन, अब शरीर के हर भाग के अंदर तंत्रिकाएं और रक्त वाहिकाओं की सप्लाई होना क्या है? आवश्यक है। सप्लाई होना क्यों आवश्यक है? कि बॉडी के हर भाग को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, और पल्प कैविटी का क्या नाम है? न्यूट्रिशन का काम है। ठीक है, तो इधर से ये नर्वस और ब्लड वेसल्स इसके अंदर एंटर करती हैं, और इसका पूरे बॉडी के पार्ट में इनका सप्लाई होना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी बॉडी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। और इस तरीके से जैसे ये आपको दिख रही है, ये क्या है? ये ओडोंटोब्लास्ट लेयर है।
अब ये जो है ना, इस तरीके से ये सारी ओडोंटोब्लास्ट सेल्स से ये मिलकर के एक ओडोंटोब्लास्ट लेयर का क्या कर देती हैं, निर्माण कर देती हैं। अब डेंटाइन किसके द्वारा बनता है, मैंने आपको बताया था ओडोंटो सेल के द्वारा डेंटाइन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। और ये वाला है ये डेंटिन, ये वाला, और ऊपर वाला जो ये है इनेमल, और इसका सिक्रेशन कौन से सेल्स के द्वारा होता है, एमिलोब्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है। और एक चीज़ और, ये जो आपको दिख रही है ये है सीमेंट। अब सीमेंट की वजह से क्या होता है कि हमारे जो दांत हैं वो जबड़ों के अंदर क्या होते हैं, एकदम धसे रहते हैं, टाइट रहते हैं, और इन सीमेंट में एक स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं जिसको हम सीमेंटो सेल्स कहते हैं, सीमेंटोसाइट सेल्स कहते हैं। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इनेमल के बारे में बता दिया, डेंटिन के बारे में बता दिया, एमिनोब्लास्ट लेयर कैसे बनती है, एमिनोब्लास्ट सेल्स की चारों तरफ कवरअप करके ये ओडोंटोब्लास्ट लेयर का क्या करती हैं, एक लेयर सी बना देती हैं। और ये अंदर वाली है पल्प कैविटी है, और ये सीमेंट है, इसमें स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं, सीमेंटोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। और ये पल्प कैविटी के आधार से इस पर एक पोर पाया जाता है, एपिकल पोर। यहाँ से ये तंत्रिकाएं और ब्लड वेसल्स अंदर एंटर करती हैं, और एंटर करने के बाद में ये पूरे सेल्स में इनकी सप्लाई होना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी कंप्लीट बॉडी को क्या होती है, एक न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो समझ में आ गया होगा ये दांत की क्या थी, संरचना थी, ठीक है, ओके। इसके बाद में हम पढ़ेंगे फेरिंग्स। अब तक हम बकल कैविटी की चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब तक हम क्या पढ़ रखे हैं, जैसे हमने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा, इसमें एक तो माउथ आता है जो हमने पढ़ लिया। इसके बाद में बकल कैविटी, इसको हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा, एक तो हम इसमें पैलेट पढ़ा, इसके बाद में हमने टंग पढ़ा, और इसके बाद हमने टीथ पढ़ा। अब ये चीज़ें, अब इसके बाद में आती है, वो आती है फेरिंग्स। क्या आती है, फेरिंग्स। जैसे ये इस तरीके से था, एक मिनट, इसका जो डायग्राम है थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से ये मुख हो गया, ये बकल कैविटी हो गई, और इसके बाद में ये फेरिंग्स स्टार्ट हो गई। क्या हो गई, अब यहाँ से इतनी ये फेरिंग्स है, और इसके बाद में ईसोफेगस स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अब जो हम पढ़ेंगे वो फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फेरिंग्स है ये बकल कैविटी, बिल्कुल ये बकल कैविटी से जुड़ा रहता है, क्योंकि इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो बकल कैविटी था। बकल कैविटी ग्रसनी में खुलती है, सही बात है। ग्रसनी से फूड व एयर के लिए कॉमन पैसेज है। हाँ, इससे पहले मैंने जैसे पैलेट पढ़ा था, तब मैंने बताया था कि ये पैलेट है, और ये नेजल कैविटी, और इधर ये ओरल कैविटी है। तो ऊपर की तरफ से ऑक्सीजन आती है, यानी नेजल कैविटी से क्या आती है, ऑक्सीजन आती है, और इधर ओरल कैविटी से फूड आता है, और इसको जो डिवाइड करके रखता है वो क्या है, पैलेट था, ठीक है। तो ये चीज़ तो यहाँ आपको समझ में आ गई होंगी कि फूड व एयर के लिए कॉमन पैसेज है, बिल्कुल। नेजल कैविटी क्यों है कॉमन पैसेज, क्योंकि नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों किस में खुलती है, फेरिंग्स में खुलती है। दोनों किस में खुलती है, फेरिंग्स में खुलती है। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई थी। ग्रसनी वाले क्षेत्र से 2 छिद्रों का जुड़ाव रहता है। कितने छिद्रों का, 2 छिद्रों का ग्रसनी वाले क्षेत्र से क्या होता है, जुड़ाव होता है। और इसमें जो फर्स्ट है ये गुलेट है, और सेकंड है ये ग्लॉटिस है। अब गुलेट का जो संबंध है वो ग्रासनाल से है। किससे है, ग्रासनाल से, यानी इसोफेगस से है। और ग्लोटिस का संबंध है वो किससे है, वायुनाल यानी ट्रैकिया से है, ठीक है। तो 2 छिद्र खुलते हैं, और ये 2 छिद्र हैं, एक तो ग्लोटिस है, एक गुलेट है। गुलेट का संबंध इसोफेगस से है, ग्लोटिस का संबंध है वो वायुनाल से है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डायग्राम्स के थ्रू समझ लेते हैं, ताकि दिमाग में एक इमेज बन जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो, थोड़ा जूम भी कर दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि देखो ये क्या है, ये मान लीजिए कि एक फेरिंग्स है। तो इधर एक ओरल कैविटी खुली है, ये वाली, इससे फूड एंटर होता है, और ये नेजल कैविटी, और इससे एयर अंदर आती है, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये जो फेरिंग्स है, इसकी जो ये 2 छिद्र हैं, ये इस तरीके से नहीं होते हैं, ये आगे और इसके पीछे दूसरा होता है। इस तरीके से डायग्राम को 3D में मैं ड्रॉ नहीं कर सकती, तो इस तरीके से अलग अलग
और करके मैं आपको बता रही हूँ ये चीज़ें। तो इधर से फूड एंटर होगा किससे, ओरल कैविटी से, और इधर से एयर एंटर होगी नेजल कैविटी से। तो इसको हम कह सकते हैं ओरोफेरिंग्स, यानी इसको हम ओरोफेरिंग्स कह सकते हैं, यानी मुख ग्रसनी, और इसे हम कह सकते हैं नेजोफेरिंग्स, नासा ग्रसनी। अब ये जो ओरल कैविटी है या जो है इसकी जो ये इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध होता है इसोफेगस से, और इस नेजल कैविटी का संबंध होता है वायुनाल ट्रैकिया से। और इसोफेगस के ऊपर जो छिद्र होता है इसको गुलेट बोलते हैं, और वायुनाल के जो ऊपर ये वाला छिद्र होता है इसे ग्लॉटिस बोलते हैं। और ये जो ऊपर आपको इस तरीके से दिख रहा है ये एपिग्लोटिस है। ये क्या है, एपिग्लोटिस। अब ये एपिग्लोटिस का क्या काम है, एपिग्लोटिस का काम है ये जो ग्लोटिस वाला पार्ट है इसको ये बंद कर देता है। कब कर देता है, जब ये ओरल कैविटी अंदर फूड लेती है, ताकि ये इस तरीके से करता है कि ये फूड लेते वक्त एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर करके रखता है, इसलिए क्योंकि जब हम फूड ले रहे हैं तो फूड का कोई भी पार्टिकल्स इस ट्रैकिया वाले में ना आए। अगर जैसे ही आ जाता है तो हमें बहुत तेज खांसी आती है, और ये तब तक आती है जब तक वो पार्टिकल्स इस वायुनाल से बाहर नहीं निकल जाता। तो इसका बंद होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी फेरिंग्स वाली। हाँ, तो हम आगे चलते हैं। भोजन को निगलते वक्त जब हम भोजन को निगल रहे हैं तो एपिग्लोटिस, ये एपिग्लोटिस याद रखना उपास्यों की बनी हुई होती है, नामक ढक्कन ग्लोटिस को बंद कर देता है ताकि भोजन के कण वायुनाल में ना जाए। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया। नोट ये लिख लो आप, भोजन के कण वायुनाल में चले जाएं तो तेज खांसी आती है, बिल्कुल, और तब तक आती है जब तक ये पार्टिकल्स बाहर नहीं निकल जाता, किससे, ट्रैकिया से, वायुनाल से। ठीक है, हाँ ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं इसोफेगस। अब हमारा जो कंप्लीट हो चुका है, फेरिंग्स कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम पढ़ेंगे इसके नीचे का जो पार्ट आता है वो इसोफेगस आता है, जिसे हम हिंदी में ग्रासनाल कहते हैं और इसे फूड पाइप भी कहते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ओरल कैविटी किसमें खुलती है, इसोफेगस में, और इसोफेगस के ऊपर जो छिद्र पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस, और इसका संबंध किससे होता है, इस यहीं से तो फूड आता है, तो इसलिए इसको फूड पाइप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फूड पाइप भी कहा जाता है। अब इसोफेगस फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ती है, बिल्कुल, ये जैसे इसोफेगस है, ये मान लीजिए फेरिंग्स है, ये इसोफेगस है, और इस तरीके से ये हमारा क्या है, आमाशय है, यानी स्टोमक है, और यहाँ इससे जोड़ती है। तो भाई ये जो इसोफेगस है ये फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ती है, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर ये इसोफेगस वाला है, ऊपर फेरिंग्स है, नीचे स्टोमक है, तो इन दोनों को क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। कौन, इसोफेगस करती है। ठीक है, इसोफेगस में किसी भी प्रकार का कोई भी पाचन नहीं होता, यहाँ पर कोई पाचन नहीं होता है फूड का। इसोफेगस तनुपट को बेधकर बाईं तरफ से मुड़ जाती है और आमाशय में खुलती है। ठीक है, ये जो इसोफेगस है वो क्या करती है, डायफ्राम को बेधकर बाईं तरफ से स्टोमक से जुड़ जाती है। इसोफेगस है, इसोफेगस व स्टोमक के जंक्शन पर एक अवरोधनी स्थित होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेगस स्पिंक्टर स्थित होती है। किसके, इसोफेगस और स्टोमक के जंक्शन पर, जहाँ पर इसोफेगस खत्म होता है स्टोमक स्टार्ट होता है, वहाँ की बात कर रही हूँ, वहाँ पर गैस्ट्रो इसोफेगल स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है। इस चीज़ को हम डायग्राम के थ्रू यहाँ समझ लेते हैं, समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। ये लीजिए, अब ये तो ऊपर से क्या है, ये इसोफेगस है, ठीक है, और यहाँ तक है ये इसोफेगस, ये अपना क्या है, डायफ्राम है, ये यहाँ से बाईं तरफ मुड़ जाती है, और ये हमारा यहाँ पर क्या है, स्टोमक है। तो जुड़ने के ऊपर बात कर रहे थे तो यहाँ जुड़ेंगे, ये दोनों जहाँ जिस जंक्शन पे जुड़ते हैं इसको बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेगस स्पिंक्टर। ठीक है, इसको बोलते हैं, जो आपको ये डॉट सा नज़र आ रहा है ना, इसकी बात कर रही हूँ मैं, इसकी। ठीक है, और नीचे अब ये स्टोमक है ही, ये स्टोमक हो गया, ये इसोफेगस हो गया, और यहाँ से इसको बोलते हैं। ठीक है, और आगे पढ़ लेते हैं। इसोफेगस में कर्मांकुंचन गतियाँ पाई जाती हैं। ये एक प्रकार की संकुचन गतियाँ हैं जो भोजन को आमाशय में भेजने का
काम करती हैं। क्या करती है? आमाशय में भेजने का काम करती हैं। कौन सी गतियाँ पाई जाती हैं? पेरिस्टेटिक मूवमेंट पाई जाती हैं जी। और ये एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट भी है। जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट है वो एक प्रकार की कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट है, और ये जो इसोफेगस में कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट लगातार होता है, इस तरीके से ये ऊपर नीचे इस तरीके से होता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फूड होता है वो स्टोमक में नीचे की तरफ आता है। जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होता है तो फूड नीचे की तरफ स्टोमक की तरफ आने लगता है। ठीक है। हाँ, नोट में ये चीज़ लिख लो, ग्रास नाल में ऐच्छिक व अनैच्छिक दोनों प्रकार की क्या पाई जाती हैं? पेशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है। ग्रास नाल में ऐच्छिक भी पाई जाती है और अनैच्छिक दोनों प्रकार की पेशियाँ पाई जाती हैं। और ग्रास नाल में म्यूकस ग्लैंड यानी श्लेष्म ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं, जो श्लेष्म का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं, और ये भोजन को चिकना बनाती हैं ताकि वह आसानी से आमाशय में क्या हो जाए? शिफ्ट हो जाए। यानी कौन सी चीज़? यानी मैंने बताया कि इसोफेगस में म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, और ये म्यूकस ग्लैंड म्यूकस का क्या करती हैं? सिक्रेशन करती है, और इस वजह से इसका जो मार्ग है वो क्या होता है? स्मूथ हो जाता है, और फूड क्या होता है? फूड क्या हो जाता है? इस स्टोमक में आ जाता है। ठीक है, स्टमक में आ जाता है। अब पढ़ लेते हैं स्टमक के बारे में। अब तक हमने पढ़ लिया, इसोफेगस तक पढ़ लिया। अब जो स्टार्ट होगा वो स्टमक स्टार्ट होगा, और स्टमक के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा। स्टमक के बारे में ज़्यादा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे ये कंप्लीट हो। तो स्टोमक के बारे में हम पढ़ लेते हैं। खाली जो स्टोमक होता है वो जे आकृति का होता है, और आमाशय को घेरे हुए म्यूकोशा परत के वलन रगीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रगीज बनाते हैं। खाली आमाशय होता है वो जे आकृति का होता है। आमाशय को घेरे हुए म्यूकोशा परत के वलन, यानी म्यूकोशा परत के वलन यानी फॉल्ड बोलते हैं वलन को, वो क्या करते हैं? रगीज बनाते हैं। अब म्यूकोशा क्या है? ये जो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी इनर मोस्ट लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है, और ये आमाशय को क्या होती है? घेरे हुए रहती है, और परत की वलन फॉल्ड यानी जो फॉल्ड है ना उनके रगीज बनाती हैं। और ये रगीज क्या होती हैं? ये रगीज होती है वो रिंकल्स जैसी स्ट्रक्चर होती है, और इस रिंकल्स जैसी स्ट्रक्चर का ना पाया जाना ये बोलता है कि इसको स्टमक कैंसर है। अगर ये नहीं होती है रिंकल्स जैसी रगीज जैसी स्ट्रक्चर, तो इसका मतलब ये है कि उसको स्टमक कैंसर है, और रगीज का पाया जाना आमाशय कैंसर का संकेत है। नहीं पाया जाता है तब की बात है, पाया जाता है तब तो नहीं है। ठीक है, ओके। अब देख लेते हैं आमाशय के भाग देख लेते हैं। आमाशय के जो भाग हैं उसमें एक है कार्डिक, दूसरा है फंडिक, तीसरा है बॉडी, और चौथा है पाइलोरिक। कार्डिक, फंडिक, बॉडी और पाइलोरिक। देखो ये पीछे की जो पुरानी जो एनसीईआरटी बुक्स हैं, पुराना जो एडिशन है उसमें तो 3 ही बता रहा है कि, लेकिन अब जो न्यू एडिशन आ रहा है ना उसमें ये बताया जा रहा है कि 4 ही पार्ट होते हैं। हाँ भाई 4 ही पार्ट होते हैं, तो आमाशय के जो पार्ट होते हैं वो 4 होते हैं। डायग्राम के थ्रू इसको समझ लेते हैं इनके। ठीक है, तो देखो जो ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है वो तो है इसोफेगस, यहाँ तक इसोफेगस है ही, और ये यहाँ से इसोफेगस और ये आमाशय मिल जाता है, तो ये गैस्ट्रो इसोफेगस स्पिंक्टर है ये। और इसके नीचे की तरफ जैसे ये फर्स्ट है जो ये कार्डियक है, और ये ऊपर वाला जैसे आपको इस तरीके से भाग दिख रहा है ये फंडिक हो गया, और ये बॉडी पार्ट हो गया, और नीचे वाला ये वाला है ये पाइलोरिक पार्ट हो गया। ठीक है, ओके। अब इसके आगे ये है, ये इस स्टोमक है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा, और तो ये जो ड्यूडेनम है ये छोटी आंत का पार्ट है पहला ड्यूडेनम, जिसको हम ग्रैनी बोलते हैं। इसके बाद में इलियम और जेजुनम आता है, और इसका ये जो आपको ये ऐसे कर्वेचर दिख रहा है इसको ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, और ये आपको इधर दिख रहा है कॉनकेव टाइप का, इसे लेशर कर्वेचर बोलते हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ये पाइलोरिक स्पिंक्टर है। ये क्या करता है कि फूड को इधर तो आने देता है, यानी स्टमक से फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड वापस स्टमक में जाने से ये क्या करता है? रोकता है। कौन? पाइलोरिक स्पिंक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा? हाँ आ गया।
तो हम आगे देख लेते हैं। आमाशय में भोजन है वो 4-5 घंटे के लिए रुकता है। कितनी देर के लिए रुकता है? 4-5 घंटे के लिए रुकता है। आमाशय की म्यूकोसा परत के वलन जैसे फोल्ड और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करते हैं। आमाशय के म्यूकोसा परत की वलन है वो क्या करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करते हैं। और गैस्ट्रिक ग्लैंड है और इससे गैस्ट्रिक जूस क्या है? गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। जबकि एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो इसोफेगस में है जो ग्लैंड होती है वो म्यूकस ग्लैंड होती है और म्यूकस ग्लैंड म्यूकस का सिक्रेशन करती है, ये याद रखना। और यहाँ पर ये जो ग्लैंड है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड से संबंधित 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब जो फर्स्ट है वो देख लेते हैं, जाइमोजन जिसे चीफ बोलते हैं और ये पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। ये क्या करती हैं कि पेप्सिनोजन व प्रोरेनिन का क्या करती हैं? सिक्रेशन करती हैं। क्या करती हैं? सिक्रेशन करती हैं। कौन सी सेल? ये जाइमोजन, चीफ या फिर पेप्टिक सेल्स। इनके द्वारा थोड़ी मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम का सिक्रेशन भी होता है इनके द्वारा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और आगे हम देख लेते हैं ऑक्जेंटिक, जिसे हम पेरिटियल सेल्स भी बोलते हैं। और ये पेरिटियल सेल्स क्या करती हैं? HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रेशन करती हैं। कौन सी? ऑक्जेंटिक, जिसे हम पेरिटियल सेल्स भी बोलते हैं, ये HCl और कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर को क्या करती हैं? सिक्रेशन करती हैं। अब ये कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर द्वारा मनुष्य के जो विटामिन B12 का अवशोषण होता है, ये चीज़ आपको नोट कर लेनी है। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा मनुष्य के विटामिन B12 का क्या होता है? अवशोषण होता है। अब हम आगे इनकी जो है रिएक्शन ये देख लेते हैं, इनके द्वारा और समझ लेते हैं कि जो ये है पेप्सिनोजन, ये किसके द्वारा स्रावित होता है? ये जाइमोजन सेल्स के द्वारा स्रावित होता है। और इसके द्वारा हम क्या करते हैं? जाइमोजन सेल्स के द्वारा स्रावित होता है और हम ये जो पेप्सिनोजन है ये कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। कैसा होता है? इनएक्टिव होता है। और इस पर हम HCl की क्रिया करवाते हैं। और ये HCl कौन सी सेल्स के द्वारा स्रावित होता है? तो ये ऑक्जेंटिक सेल्स के द्वारा होता है। और पेप्सिनोजन है ये जाइमोजन सेल्स के द्वारा होता है। तो पेप्सिनोजन के ऊपर हम HCl की क्रिया करवाएंगे तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पेप्सिन क्या होता है? एक्टिव होता है, जबकि ये क्या होता है? इनएक्टिव होता है। ये पेप्सिन है, ये प्रोटीन पाचक एंजाइम है। क्या है? प्रोटीन पाचक एंजाइम है। अब ये रहा, इस प्रोटीन पर हम पेप्सिन की क्रिया करवाएं तो प्रोटीएज और पेप्टोन्स में ये कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है तो प्रोटीन पर हम पेप्सिन की क्रिया करवाएंगे तो ये प्रोटीएज और पेप्टोन्स में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में हम देखते हैं प्रोरेनिन। अब ये प्रोरेनिन किसके द्वारा? ये भी जाइमोजन सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है। सही है। अब देख लो एक बार, ये हो रहा प्रोरेनिन और ये भी जाइमोजन सेल्स के द्वारा सिक्रेट होता है। और इस पर हम HCl की क्रिया करवाते हैं तो ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो रेनिन है ये एक्टिव है और प्रोरेनिन ये क्या है? इनएक्टिव है। अब ये जो रेनिन है ये रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है और ये नवजात शिशुओं में पाया जाता है। कौन सा? ये रेनिन है, ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। रेनिन है ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है। अब जो तीसरी जो सेल्स है ये म्यूकस नेक सेल है। ये क्या करती है? म्यूकस का क्या करती है? सिक्रेशन करती है। और म्यूकस आमाशय की भित्तियों को हाईली एसिडिक HCl से क्या देता है? सुरक्षा देता है। ठीक है। ओके, तो हमने 3 पढ़ ली हैं। जो एक तो थी हमारी इसमें जाइमोजन, ये किसके द्वारा होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होती है। इसमें फर्स्ट थी जाइमोजन और सेकंड थी ऑक्जेंटिक और ये थर्ड थी म्यूकस नेक सेल। ये म्यूकस का सिक्रेशन करती है और म्यूकस आमाशय की भित्तियों को हाईली एसिडिक HCl से क्या देता है? सुरक्षा देता है। तो हमने स्टमक कंप्लीट नहीं हुआ, स्टमक तक हमने पढ़ लिया है। और आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो चुका है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ये काफ़ी लंबा चलेगा और भी।
कम से कम 4-5 पार्ट और बनेंगे, तब जाकर के हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा। तो इस वीडियो में तो इतना ही, और आगे हम कोशिश ये रहेंगे कि जो न्यू ईयर से है तो 2 वीडियो हमारे सब्जेक्ट के हो, और साथ में कोशिश ये करेंगे कि साइकोलॉजी भी स्टार्टअप की जाए, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट पे हमारी साइकोलॉजी भी ऐड होती है। और 30 नंबर के 30 क्वेश्चन आते हैं और 60 नंबर के आते हैं, तो जल्दी इसको भी स्टार्ट करेंगे। और कोशिश ये रहेंगे कि निरंतरता बनी रहे, हर दिन कम से कम सब्जेक्ट के 2 वीडियो तो अपलोड हो ही। तो इस वीडियो में तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।